आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। ये मानता हूं कि मैं मुनफरिद नहीं, लेकिन कोई तो बात है ऐसी कि लोग मानते हैं मुझे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासत की दुनिया के शाहिद आफरीदी, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब तब्दीली के नारे लगाते थे, लेकिन अब हकीकी मानों में लग रहा है कि तब्दीली पाकिस्तान में गालिबन सोशल मीडिया ही ले आया है। उसके असरात चाहे जो भी हों, देरपा हों, शॉर्ट टर्म हो, लेकिन ये अब नज़र आने लगा है कि वो सियासतदान जो जमहूर की कब्र पे खड़े होकर जमहूरियत की बांसुरी बजाया करते थे, अब आवाम ने उन्हें टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। सिकंदर भूसन के साथ जो हुआ, जमाल लगारी के साथ जो हुआ, खुर्शीद शाह जो दावे करते थे कि उन्होंने सिंध को यूरोप बना दिया है, उनके साथ जो हुआ, मुराद अली शाह के साथ 7 में उनके अपने हल्के इंतखाब में जो कुछ हुआ, अब ये लग रहा है कि सियासतदानों को भी दिन में तारे देखने नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जो पंजाबी में कहते हैं ना, अखियाँ उड़ीक दियाँ। उनकी आंखें तरस गई हैं इन लोगों को, मेंबरों को देखने के लिए, जिन्होंने उनको पानी देना है, जिन्होंने उनको बिजली देनी है, जिन्होंने उनको नौकरियां देनी है। इनको मिले हुए उन्हें सालों बीत गए हैं। जब वो आते हैं तो उसका रिएक्शन लाजमी बात है, और रिएक्शन इसलिए होता है कि देहातों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये साइंस का पता लग गया है कि ये इस वीडियो बनाएंगे तो ये सारे मुल्क में चलेगी, उसके गांव का नाम जाएगा, उसके बंदे का नाम जाएगा। ये बात स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन का टेम्पो नहीं बना सिवाय रावलपिंडी के। वो भी पिंडी में आप देखें, गुजारिश ये है कि अभी तक हम इस पोजीशन में नहीं आए कि वार्डों के अंदर दफ्तर खुल सकें और वोटों के जो लिस्टें हैं, वोटर लिस्टें, वो पहुंचा सकें। बहुत मेहनत भी की है इलेक्शन कमीशन ने, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत टाइम तेज़ी से गुजर गया। हल्का बंदियों में वक्त गुजर गया जी। हल्का बंदियों के बाद टिकटें अभी तक, कल तो टिकटें फाइनलाइज होंगी जी। कल पार्टीज टिकट फाइनलाइज होने के बाद कैंडिडेट्स जो हैं अभी तक चेंज हो रहे हैं, हल्के लास्ट सर आपने बात की चेंज की, कता कलामी माफ, एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेंज देखने में आई है। दानियाल अजीज़ साहब हिट विकेट हो गए। आपके ख्याल में जो इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, अदलिया मुखालिफ गला फाड़ फाड़ के इन्होंने तकारीर की थी, जिसका खुमियाजा बहरहाल उन्होंने खुद ही भुगता। अब उसके बाद सोने पे सुहागा एक और चीज़ उन्होंने ये की है कि मौरूसियत की आला तरीन मिसाल कायम करते हुए अब्बा जी को आगे कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये आपके ख्याल में ये बाप दर बेटा, दर पोता, दर पड़पोता, ये कौन सा इलेक्शन है सर? पाकिस्तान में तो जी दुनिया के डेटा के मुताबिक 60 से 63% लोग इसी पे चल रहे हैं। 60 से 63% जो स्टडी हुई है कि इंडिया में 20 से 23% है, और पाकिस्तान में कोई 58 कह रहा है, कोई 60 से 62 कह रहा है। ये मुर्सी सियासत, तो एक ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि गरीब ने तो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता जी इस महंगाई में। और जो बैनर पोस्टर लगाए हैं वो मजिस्ट्रेट, और कोई काम है नहीं, वो इसी उतारने पे लगे हुए हैं। और सुबह हमारे जलसे की तस्वीर लगे ना लगे, हमारे बैनर के उतरने की तस्वीर जो है जी फ्रंट पेज पे है। बाज़ अखबारों में तो 4 कालमी है कि जनाब इनके पोस्टर उतर रहे हैं जी। इलेक्शन का टेम्पो जो है इस गर्मी ने भी तोड़ा हुआ है जी। रात को कैंपेन होती है, मेरे जैसे लोग जो रात को, हम हमेशा सुबह कैंपेन करते हैं। अब बिजली नहीं है, लोग रात को फिरते हैं सड़कों पे और इलेक्शन ऑफिसेज में। दिन को लोग सोए उठते हैं 12-1 बजे। यही हाल दुकानों का है। ये पिंडी शहर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ जी जो अब होने जा रहा है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा शेख साहब, आपकी सियासत का और आपकी इलेक्शन कैंपेन का भी जो अंदाज़ है वो खासा यानी नॉन ट्रेडिशनल है। इसे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का अवामी अंदाज़ कहा जाए, या आपके मुखालफिन की नज़र में आप जो पॉलिटिकल स्टंट्स फरमा रहे हैं, बाइक पे बैठ करके कैंपेन चला रहे हैं और लोगों के साथ आप घुल मिल रहे हैं, लोगों के साथ बाज़ारों में नाश्ता फरमा रहे हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर उनके साबिक़ साथियों के ये इल्ज़ामात हैं। मेरे साथ पिछले हफ्ते प्रोग्राम में थे मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उनका आपके बारे में ये कहना था कि जितने बड़े पाए के आप सियासतदान थे, आपको तो बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह होना चाहिए था, लेकिन आप अभी गली मोहल्ले से ही बाहर नहीं निकले। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस इल्ज़ाम का? मेरा और उनका महल्ला एक ही है जी, मुशाहिदुल्लाह का, एक चौक छोड़ के। मेरे कॉलेज के पिछवाड़े में ही है मुजाहिद, मुशाहिद और सारे। और
हमारे कॉलेज के जमीयत के सरबराह भी इनके छोटे भाई थे, इस्लामी जमीयत तलबा के, और मुजाहिद ने मेरे साथ मार भी खाई भुट्टो का जलसा पलटने में, जो पहला एज ए जलसा हमने लियाकत बाग का उनका पलटा। तो मेरा तो मोहल्ला वही है जी, बाकी लोगों की बातें तो फिर अब सुननी पड़ती हैं जी। अब वो गलियां जो हैं जहां गाड़ी नहीं जाती, आजकल गाड़ियां बहुत हैं, आगे से कोई गाड़ी आ जाए फंस जाए, टाइम बड़ा लिमिटेड है जी कैंपेन का। सो अभी तक मेरे 50 में से कमोबेश 9-10 वार्ड, 40 वार्ड मैं कवर कर चुका हूँ। 10 वार्डों को मैं इस ट्रैफिक के रश और गर्मी की वजह से, दिन को सुनसान है जी, लोग सोए होते हैं, रात को एकदम लोग सड़कों पे निकल आते हैं। तो फिर शॉर्टकट ये है, मैं तो सोच रहा हूँ टोटली इसको मोटरसाइकिल पे ले आऊँ। आज मैंने अपने सपोर्टर्स और अपने भतीजों को भी कहा है कि भाई एक स्क्वाड पूरा तैयार हो मोटरसाइकिलों का, अगर ज़रूरत पड़ी एंड वीक में पेट कुछ कम हो जाएगा इलेक्शन कैंपेन में तो साइकिल पे भी चला जाऊँगा। टाइम सेव दी टाइम। और अब मैं क्या करूं कि मेरे मोटरसाइकिल को ये जो लड़के हैं जिनके पास डेटा शेटा होता है वो कहते हैं 13 करोड़ लोगों ने उस मोटरसाइकिल को देखा है। अब पता नहीं मुझे देख रहे थे कि मेरे मोटरसाइकिल को देख रहे थे, ये लोगों को पता है। अच्छा सर, आप तो बता रहे हैं कि इसमें इलेक्शन में वक्त ही नहीं है, प्लस आप ये भी बताते रहते हैं अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि आवाम की हालत जो है वो पतली है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त नून लीग के सदर हैं, हालांकि नून लीग उनके होते हुए शीन लीग तो हो सकती है, नून लीग कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब यहाँ कराची में आके एक मकामी होटल में जो उन्होंने गाने गाए हैं, उसे देख करके आपको रोमन एम्पायर के उस बादशाह की याद नहीं आई जिसकी रियाया मर रही थी फाकों से और वो बांसुरी बजा रहा था, शहर आग में जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहा था। ये कोई भी हुक्मरान जिसके सीने में अवाम का दर्द हो, वो अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, वो गवैया और वो मिरासी और वो किशोर कुमार के नक्शे कदम पे कैसे चल सकता है? सर जी बेसिकली तो ये गुलूकार ख़ानदान ही है, और मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं 8-9 साल से झूठ भी नहीं बोलता, बल्कि ज़्यादा सालों से। अच्छा, आप 8-9 सालों से पहले झूठ बोलते थे शेख साहब? नवाज थोड़ा बहुत बोलता था, काफ़ी दरमियान। नवाज शरीफ साहब खुद तबला इतना ज़बरदस्त बजाते हैं कि मैंने जो सरबराह देखे हैं जो मौसीकी में बहुत डीपली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, उनमें एक सदर मुशर्रफ थे और उनसे ज़्यादा नवाज शरीफ है। हम बरतानिया में एक दफ़ा गए और वहाँ नवाज शरीफ साहब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप में ज़रूर जाते थे। तो ज़ाहिर है मैं सलवार कमीज़ में था, उन्होंने कहा ये भी कोई पता नहीं बंदा है कि नहीं। मैं पीछे बातें सुनता आ रहा था, तो वो जो सेल्समैन थी उसने कहा लुक दिस प्राइम मिनिस्टर आस्किंग ए इंस्ट्रूमेंट विच इवन दैट्स इन द मार्केट, इवन वी डोंट हैव दैट। और आगे गए तो दुकान में जाके वो हारमोनियम भी बजा लेते थे। सो मुशर्रफ भी हारमोनियम बजा लेते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं। उन्होंने अपने घर की उस अलमारी के ऊपर दोनों तबले और वो जो बट्टी सी पत्थर की होती है चमकाने वाली, वो भी रखी होती थी। सो मौसीकी से इन लोगों का है, क्योंकि जब पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब पकड़े गए तो वो कराची कोर्ट में मैं उनके साथ पेश होता था, तो मेरे एक मेजर साहब थे या कर्नल थे एमपी के, तो उन्होंने कराची मिलिट्री कोर्ट में मुझे कहा कि बात सुन मेरी। मैं गया उसके पास, कर्नल के पास, क्योंकि एमपी की ये सारी जो हेड क्वार्टर्स हैं इनके, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हैं, तो दूसरी 60 में। उसने मुझे कहा यार शेख रशीद एक बात नहीं समझ आई कि कुछ जराबें निकली हैं बड़ी उसमें से ब्रीफ केस जो जब इनकी अरेस्ट हुई, और कुछ जो है वो गाने बड़े निकले हैं अशोक के और मुकेश के। और तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, मेरे सामने तो कभी केस्टें नहीं मैंने रखी। मैंने ये पता है कि उनको ख़ानदान में ये शौक़ है गाने का और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं साबिक़ हुक्मरान ख़ानदान की, तो वो तज़किरा मुकम्मल उस वक्त तक नहीं होता जब तक एक ऐसी मशहूर व मारूफ हस्ती का जिक्र न कर लिया जाए जिनकी पुरसरार बीमारी ने इल्ला माज़ल्ला, अल्लाह ताला मुझे कमो बेश माफ़ फरमाए, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग सो, उनकी बीमारी ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी चकरा दिया है। वो ऐसी पुरसरार बीमारी है जो किसी की समझ में नहीं आती, लेकिन उनको पता है कि वो बीमार हैं।
जब नवाज शरीफ साहब मीडिया से खिताब कर रहे थे लंदन में, तो उन्होंने साइड से निकल के खिसकने की कोशिश की, कैमरे ने उनको पकड़ लिया। मैं बात कर रहा हूँ इसहाक डार साहब की, जिन्हें उनके नाक़िदीन इसहाक डालर भी कहते हैं। आपके ख्याल में ये कौन सी बीमारी है कि हमें वो तस्वीरें भेजते हैं जिसमें उनकी नाक में नलकी लगी होती है, डॉक्टर उनको टाटा बाय बाय का इशारा करने ही वाला होता है, और उसके बाद मुस्टंडों की तरह वो चलते हुए निकल करके लंदन में घूम रहे होते हैं, कैमरा उनको फॉलो करता है तो वो कैमरे से कहते हैं कि भाई मुझे पीछे छोड़ दो। जब रिपोर्टर्स उनको प्रोसीड करते हैं तो वो रिपोर्टर्स के सामने उनकी ज़बान हकलाने लगती है। ये किस किस्म की बीमारी है और इसका इलाज किसके पास है? मलकुल मौत के अलावा कोई और इसका इलाज कर सकता है आपके ख्याल में? ये नज़र आता है उसको भी गोली दे देंगे और उसकी भी फाइल इधर उधर मूव करा देंगे, क्योंकि फ़ाइल को आगे पीछे कराना, पहिए लगाना, ये इनका काम है, और ये उनको भी गोली दे देंगे। और इसहाक डार साहब कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लोगों को पता है, मुंशी था इत्तफाक फाउंड्री का, फिर रिश्तेदारी होगी, रिश्तेदारी भी इतनी करीबी होगी नवाज शरीफ साहब से, एक बेटी उनके बेटे के साथ है, तो एज ए फैमिली मेम्बर ये फैमिली गवर्नमेंट्स है, आपको पता है, और सारी फैमिली का ज़रिया आमदन बेसिकली पॉलिटिक्स है। बुनियादी आमदन जहाँ से उन्होंने हासिल किया है वो सियासत है, और हिसाब पूछो तो कहते हैं वालिद साहब को पता है, अब कौन जाए वहाँ जाती उम्रा हिसाब लेने के लिए, उनके वो तो कब्र में है, और केसों से भागना हो तो बीमारी है। सो ये बड़े बिजनेसमैन जो पॉलिटिशियन होता है वो अपने मतलब के लिए बड़ा तेज़ होता है, कौम के लिए हो ना हो, वक्त आने पे कहता है मेरे बेटे तो क्यों आएंगे यहाँ, वो तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, यानी हम जो यहाँ शहरी रह गए हैं इनको लूटो और अपने लूट मार करो और अपने बेटों को मुंतकिल करो, ये इनकी सियासत है। और इनका ज़हनी मेयार और इनकी कैपेसिटी और इनकी स्टडी, आप इनका सारा रिकॉर्ड देखें, इन्होंने कॉलेज में दाखिले भी पैसों से लिए, वो सेल्फ फिनांस स्कीम जो होती है, देखें ये स्पोर्ट्स की बुनियाद पर और सेल्फ फिनांस की स्कीम की बुनियाद पर ये कॉलेजों में गए और जैसे तैसे ये पास हुए। और इनकी काबिलियत का मेयार अगर आपने देखना हो तो जहाँ को कंडोलेंस मैसेज लिखा जाता है बाहर के किसी रजिस्टर में, तो ये हाथ में यूँ ले के जाते हैं, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू दिस 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 दिस। सो ये सारा वो देख रहे होते हैं साथ साथ, और कैमरे को हिदायत होती है कि हाथ को दूर रखना है। सो ये उस वक्त की बात है जब एक कैमरा था, तो अब पकड़े जाते हैं, यहाँ कई कैमरे हैं, उस वक्त पीटीवी था, मेंबरों की ये ख्वाहिश होती थी एक कैमरे की झलक हम पे भी पड़ जाए। अब कई जो चोर मेंबर हैं वो जान छुड़ाते हैं कि कैमरे की आंख उनको देख ना ले। अब तो बहुत ही सिस्टम अजीब हो गया जी कि हर बंदे की जेब में एक टेलीफोन है जिससे वो फट फोटो खींचता है। 20 करोड़ में से 10 करोड़ फोटोग्राफर। शेख साहब यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, वापस आएंगे तो बहुत सारे और मौजूआत हैं जिनका अहाता करना है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, आप फरमा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि सियासतदानों की बीमारी भी सियासी होती है, ऐसा क्यों होता है सर? आपके ख्याल में सियासतदान को बीमार होने का हक क्यों नहीं है? नवाज शरीफ साहब ने अपने जो दिल का इलाज कराया था, आपने उस पर भी बड़ी फप्तियाँ कसी थी। आपने फरमाया था जितनी जल्दी इनकी बाईपास या इनकी सर्जरी जो हुई है वो ठीक हो गई है, उतनी जल्दी तो बच्चे का वॉटेवर भी सही नहीं होता। क्यों आपको ऐसा लगता है सर? ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़ मुआविया कि आपको हमेशा नून लीग में उसकी क़यादत में 100 ऐब नज़र आते हैं? मैं इस पे सिर्फ नून लीग नहीं कहूँगा, कौम मुझे माफ़ करे, पाकिस्तान का सियासतदान शोहरत का भूखा है। ये बाप के जनाजे को भी रात को डिफ्रीज़र में रख देता है, वो जो होता है कोल्ड स्टोर क्या कहते हैं उसको। मैं कई लोगों को जानता हूँ कि वो बड़ा जनाजा करने के लिए, जैसे हमारे गोश्त में जो दोस्त हैं गोश्त का कारोबार करते हैं, वो समझते हैं कि मंगल बुध को बड़ा नाश्ता, बड़ा उनके दुकानें बंद होती हैं, जनाजा बड़ा होता, बच्चे का हकीका भी उसको भी शोहरत देते हैं, बाप के जनाजे की इस तरह धूमधाम करते हैं। बस यही समझ लें कि इनकी सारी सियासत, वो कई ऐसे भी यहाँ भी गाड़ियों के आगे टाइटल लगाते हैं MNA, ताकि कोई पुलिस वाला रोके ही ना, सेनेटर, क्या मजाक है जी, इतनी बड़ी आगे लगाते हैं तख्ती कि पता लगे कि भाई उनकी अपनी शनाख्त नहीं है। ये मैं 1-2 दफ़ा टीवी में वाक़या सुना चुका हूँ, कोई
8 महीने साल की बात है या इससे ज़्यादा होगी, एक आधा महीना, कि मैं लॉन्ज में बैठा था तो 2-3 बंदे मेरे साथ आके बैठ गए। मैं पता नहीं किसके साथ बात कर रहा था, मुझे याद नहीं पड़ रहा। तो मैं समझा ये IB के लोग हैं। मैंने उनको कहा आप उधर जाके बैठें प्लीज़, हम अपनी प्राइवेट बात करते हैं, उधर जाके बैठे। उनमें से एक साहब अभी शामिल हुए हैं हमारी इत्तेहादी पार्टी में। वो मुझे कहने लगे बड़ा अफसोस है शेख रशीद, मेरे बाप के साथ भी तुम मेंबर पार्लियामेंट थे और तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैं समझा शायद आप किसी एजेंसी के बंदे हैं जो मेरे साथ मेरी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। सो इन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि AC हल्का कर दो, ठंड लग रही है, या दरवाज़ा को। हराम है इन्होंने स्पीकर का स्विच कभी ऑन किया हो, और एक मैं हूँ जब ऑन करता हूँ तो ऑफ कर देते हैं। जितना स्पीकर मेरा बंद हुआ है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन आई ना तो मैं जाके लाहौर में स्पीकर की बोलती बंद करूँगा, क्योंकि इसने इतना मुझे तंग किया है जी कौमी असम्बली में, इतना मुझे तंग किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी दफ़ा मेरा स्पीकर नहीं खुला जितनी दफ़ा, जिससे ज़्यादा दफ़ा उन्होंने बंद किया। अच्छा सर, दोबारा कमिंग बैक टू बीमारी शेख साहब, एक और हजरत थे जिनकी बीमारी जो है वो पुरअसरार थी, वो थे जनाब मुशर्रफ साहब। कमांडो भी रह चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वक्त गुजरते के बाद कमांडो साहब के साथ ये हुआ कि वो कमर के दर्द का बहाना बना करके और वो बाहर चले गए। उसके बाद फिर एक वीडियो उनकी आई जिसमें वो किसी डांस क्लब में माशाल्लाह कमर थिरकाते हुए पाए गए थे किसी खवातीन वगैरह के साथ। आपके ख्याल में इस तरह की बीमारियां सियासतदानों के अलावा साबिक फौजियों को भी लाहक होती हैं? उनका इलाज क्या है? डिस्को क्लब या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन? मेरा ख्याल है मुशर्रफ की सोचों में डिस्को क्लब भी कोई आर्थोपेडिक सर्जन का ही मसला होता है, क्योंकि वो जब कहीं गाना शाना हारमोनियम होता था तो वो उनकी पसंद और नापसंद उनके खाने के बाद गाना भी होती थी। सो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं अब क्या कहूँ जी, इलेक्शन कैंपेन में हूँ कि मुझे जो मेरा ख्याल था कि एक बहादुर आदमी है वैसा साबित नहीं हुआ। मेरा ये कहना कि जनाब जितना वो छाती तान के तलता था वो इक़्तिदार में ही तना जाता था, इक़्तिदार से हटके बहुत कम लोगों ने छाती तनी है। सो मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि वर्दी उतरने के बाद पता लगता है कि बंदा जेन्युइनली बहादुर था या वैसे ही बस गुजारा था और वर्दी की सारी बहादुरी थी। वर्दी उतर जाती है तो फिर ये बिल्कुल ठुस कर जाते हैं। सर ये इलेक्शन आपके ख्याल में क्या सरप्राइजेस का पेश ख़ीमा हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ हुआ कि उनको उनके आबाई हल्के से देश निकाला दे दिया गया, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का वो रूप भी हमने देखा, आपने देखा होगा, यकीनन दुनिया ने देखा कि जिस तरह से वो फाजिल जज साहब की शान में गुस्ताखी करते हुए, तौहीन करते हुए बाकायदा पाए गए। उन्होंने बिल्कुल यानी मैं सिर्फ उसको वर्ड टू वर्ड कोट करने की जिसारत कर रहा हूँ, उन्होंने फरमाया कि जज साहब जो थे वो मेंटली डिस्टर्ब्ड थे। आपके ख्याल में फाजिल जज के बारे में इस तरह के तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दे करके वो क्या मज़ीद कोई सियासी शहादत की मुकम्मल तौर पर तमन्ना फरमा रहे हैं? क्या कहेंगे सर? देखें जी, मेरे अंदाज़े गलत साबित हुए। मेरे ख्याल में तो शाहिद खाकान अब्बासी किसी सूरत में वो नैब का खाम माल है, उसको जेल में होना चाहिए था। LNG की 200 बिलियन करप्शन में, 200 अरब रुपए की करप्शन में यहाँ तक वो उसमें इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। जहाँ आज सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार साहब अवामी नोयत के और मासेस के प्रॉब्लम पे फैसले दे रहे हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि नैब इसको इन्वेस्टिगेट करे, और नैब की फाइलें ही नहीं निकल रही क्योंकि उसके हालात वाक़ देखें। हमारी ये बेल्ट जो है कोटली सतियाँ मरी और इसके गिरदो नवा कहूटा के गिरदो नवा, ये सारी बेल्ट आर्मी ऑफिसर्स की बेल्ट है। सो इसमें इनके ख़ानदान के बहुत सारे लोग जो हैं इस अदारे में मौजूद होते हैं। इनका LNG का केस, पहले एक और वाक़या आपको सुना दूँ कि मुशर्रफ के दौर में एक साहब पकड़े गए अमेरिका ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की। साथ उन्होंने क्लिप लगाया कि भाई इसने कहा कि 747 जो जहाज़ बिके थे उसकी कमीशन के मेरे पास है जो मैंने खाकान अब्बासी साहब से लिए। परवेज़ इलाही की पूरी कोशिश थी ये केस नैब में जाए। शौकत अजीज़ आड़े आ गए, उन्होंने कहा जी एक प्राइवेट एयरलाइन वजूद में आई है, आप इसको रोके ना, ये इन्वेस्टमेंट है। और वो मुशर्रफ को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए और परवेज़ इलाही वहाँ नाकाम हुए।
और इनका वो केस 747 की कमीशन का दब गया। अब ये LNG का केस पता नहीं नैब ने कितने महीने और कितने साल और इन्वेस्टिगेशन करनी है। मेरी नैब से दरख्वास्त होगी कि बराए करम इसको ज़रा देखें, ये बड़ा सीरियस केस है, इसकी कौमी मसला है और इसकी डकैती बहुत बड़ी है। जिस तरह साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट में आज कह रहे थे कि 300 के कितने सौ बिलियन का PIA खसारा, उन्होंने कहा कौम का पैसा, ये 200 अरब की करप्शन जो है ये कौम का पैसा है। सर नैब अगर मुतहर्रिक होती है, कमरुल इस्लाम को धरती है, तो वहाँ फिर एक वावेला शुरू हो जाता है। कमरुल इस्लाम के बच्चों को सामने ला करके फिर एक इलेक्शन कैंपेन को बाकायदा रन भी किया जा रहा है, जो एक बहरहाल अछूता अपने तौर पर मंसूबा है। आई जस्ट विश कि वो पे ऑफ कर सके। लेकिन ये मुझे बताइए ना कि अगर जस्टिस जावेद इकबाल साहब वहाँ डिटर्मिनेशन शो करते हैं और वो कहते हैं कि मैं डेजिग्नेशन नहीं देखूंगा, मैं इदारा नहीं देखूंगा, मैं बंदा नहीं देखूंगा, मैं केस देखूंगा, तो वहाँ फिर नैब को पोलिटिसाइज कर दिया जाता है। देखें जी, जो भी सियासतदान को पकड़ेगा आज तक वो आके शोर डालेगा। मैं जब जेलों में था, जब जेलों में होता हूँ, तो जिस बंदे को सज़ा होती है वो कहता है जज ही मिल गया सी, कोई कहता मेरा वकील मिल गया था, कोई कहता जनाब अली किसी आदमी को मैंने फ़ैसला अगर उसके ख़िलाफ़ आते हुए जेल में आते हुए ये नहीं कहा कि यार मेरा फ़ैसला जो है वो बरहक हुआ है या हक पे हुआ है। ये ट्रेंड यूरोप में है कि वो कहते हैं यस हमसे ये गलती हुई, कोताही हुई, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी कबूल होती है, उनको नहीं होती, उनको सज़ा होती है। पाकिस्तान में तो झूठ जो है जी वो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। लोग झूठे मुकदमे करते हैं, झूठी शहादतें देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने खुद लातों पे गोली मार के और बाजुओं पे गोली मार के अपने मुखालफों पर केसेस कराए हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने सेन में मुर्गियों को गोली शोली मार के और केस कराए हैं। सो अब क्योंकि इलेक्शन का दौर है जी, तो इलेक्शन में तो आपको पता है कि बड़े ही पारसा हम बन जाते हैं कि जनाब अली हम तो बड़े नेक परवीन हैं, हमने तो कभी किसी चीज़ को छुआ ही नहीं। लोगों को सब पता है, लेकिन इस वोट डालने की मजबूरी है जी। सबसे पॉलिटिकली पहले लोग कहते थे कराची जो है वो अवेयर इलाका है, कराची में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली मादर मिल्लत के इलेक्शन में कहते थे। आज रावलपिंडी 60-62 का इलाका कलम दवात का इलाका है। लोग कहते हैं यार हमारी आवाज़ है, असम्बली में आवाज़ तो जाती है। बहुत सारे हलकों में कहते हैं हमारी कच्ची नाली, हमारा पानी, हमारी छोटी सड़क, हमारा जनाब पटवारी, हमारा थानेदार। सबसे बड़ी इस सिस्टम की खामी ये है कि SHO मेंबर पार्लियामेंट लगवाते हैं। कोई DSP, कोई SHO गांव में इनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता, कोई पटवारी इनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता। सो सिर्फ पिंडी एक शहर ऐसा है जहाँ कोई पुलिस पॉलिटिक्स नहीं मैं करता, खासतौर मैं नहीं करता, कोई पटवार खाना नहीं खोलता। गुड टू हियर दैट सर। यहाँ मौजूद यहाँ हमारे नाजरीन के लिए छोटा सा वक्फा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद इख्तितामी मरहले में शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और सवाल हैं जो उनसे पूछेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, तहरीक इंसाफ और इमरान खान से बड़ी उम्मीदें, बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं लोगों ने, लेकिन जिस तरह से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह के नाम नहाद नेक परवीन जो आपने कहा लोगों को उन्होंने अपनी तहरीक इंसाफ की छतरी तले साहिबान दी है, आपके ख्याल में सर ये नेक नामी और वो भी 11th आवर पे ये इनके गले नहीं पड़ जाएगी जिस तरह के लोगों को इन्होंने टिकट देने की जसारत की है, और वो भी इलेक्टेबल्स या इमरान खान की ज़ुबान में वो साइंसदान कि जो इलेक्शन लड़ने का फ़न जानता हो और वो करप्ट भी हो सकता है? क्या कहेंगे सर? देखें, करप्ट आदमी को तो किसी सूरत में टिकट नहीं देना चाहिए, और जो ये फ़ैसला खान साहब ने किया है, आवाम का फ़ैसला भी 25 तारीख को आ जाएगा। अगर तो इन्होंने वाकई जितनी मेहनत की है, और उसमें 2 खामियां मैं महसूस करता हूं। आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि मेरी इत्तेहादी पार्टी को मुझसे नाराज़ करेंगे। एक तो इनके पास कैंडिडेट बहुत का आ गए, इन्होंने ख़ुद भी इनके दफ्तरों से काले कीजिए, वो आपका नामिनेशन नहीं आया, जो सूबे में आया उसको कहा मरकज़ में भी क्यों नहीं तू दाखिल करता।
सो इन्होंने एक एक हल्के से जी 10-10, 12-12, 15-15, बाज़ जगह तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट कॉल आना आ गए। उसमें ऐसे लोग भी आ गए जो काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ सकते, या काउंसलर हारे हुए हैं, लड़े लेकिन हार गए, उन्होंने एकदम जंप की MPA और MNA के लिए। सो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ इन्होंने कुछ हैंडल कर लिया तहरीक इंसाफ ने, वरना बड़ा मुश्किल था ये काम, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर आदमी शोहरत चाहता है, उसकी सियासत उसकी शोहरत है, वो चाहता है कि गांव में इलाके में पता लगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने विजिटिंग कार्ड बनाए हुए थे, पिछले साल 6 महीने पहले की बात करता हूँ, उम्मीदवार जनाब अली NA 60, उम्मीदवार NA 62। सो उम्मीदवारों का भी विजिटिंग कार्ड था यहाँ पे। सो ये सारे लोग कंपनी की मशहूरी के कैंडिडेट हैं, और इसमें मेरा ख्याल है कि आप बेहतर यही है कि आप तहरीक इंसाफ के काफ़ी अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं लोग, उनसे ये सवाल करें। मेरे नज़दीक में जो खामी हुई है ये हुई है कि कैंडिडेटों का बहुत जमे गफ़ीर था, और बाज़ इलाकों में इन्होंने फ़ोन कर कर के कागजात मंगवाए, क्योंकि अच्छा भला फंड भी इसमें जमा होता सर है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने इंकशाफ भी फरमाया और दरख्वास्त भी की नवाज शरीफ साहब से कि इलेक्शन कैंपेन रन करने के लिए हमें नवाज शरीफ साहब के सहारे की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब अपनी अहलिया की बीमारी की वजह से, उनकी नासाजी तबाह की वजह से इंगेज्ड हैं और वो नहीं आ पाएंगे। आपके ख्याल में उनकी अहलिया की तबीयत का नासाज होना, नवाज शरीफ साहब का यहाँ इस वक्त ऑन ग्राउंड ना होना, या अगर मरियम नवाज आ भी जाती हैं उसका नून लीग को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखें, पता नहीं, ये बात मुझे कहनी चाहिए। मार्च के आखिरी हफ्ते से ये NRO की तलाश में है, ये जेल काटने की ये चाहते हैं। इनका फ़ैसला जो है, एक तो इनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन के बाद आए, फिर ये फ़ैसला करें कि इन्होंने आना भी है कि नहीं आना। दूसरा, ये एक ऐसा पैचअप चाहते हैं कि उनको सज़ा से उनकी जान छुट जाए। बड़क बहुत मारते हैं। मैंने जब ये माफ़ीनामा लिख कर गए, दोनों भाई मर्द लोगों ने दस्तखत किए, तो मैंने एक फंक्शन में, मेरे तल्लकात तो ख़राब हो गए बाद में, तो मैंने कहा यार शहबाज क्या मसला हुआ, क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने मुशर्रफ से भी कंफर्म किया कि शहबाज नहीं जाना चाहता था उस जहाज़ में। फिर उसके वालिद ने और जो मुशर्रफ की टीम थी उसने कहा अगर ये नहीं जाता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर मुशर्रफ के वालिद ने उसको मनाया। मैंने कहा क्या मसला था आपकी, क्या कमज़ोरियाँ थी? उसने कहा जी भाईजान को कैद ही नहीं कटी जा सकती। सो भाईजान से कैद नहीं काटी जा सकती, बातें आजकल सुन लें उनकी, और माल उनके पास इतना है लेकिन खर्च की तौफीक नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ ये खाना किस तरह अपनी जेब से पकाते और खाते होंगे, क्योंकि इनकी दूसरे की जेब में नज़र है। झूठे हैं ये, परले दर्जे के झूठे हैं। मरियम साहबा भी आप देखें, जाली डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए, जाली दस्तावेज़ात दिए, जाली स्टाम्प दिए। सो ये सारी सूरत हाल इस किस्म की है कि आप यकीन जानें कि हम इनकी मंडी हैं, हम इनके मज़ारे हैं, हम इनके कस्टमर हैं, हम इनके क्लाइंट हैं। हम ही से दौलत लूट कर बाहर ले जाना इनका शोबा है। और इनका सर आजकल एंकरान कराम भी तो एक यानी ज़रिया है शोहरत के हुसूल का या बदनामी के हुसूल का। क्या कहेंगे इस एक मामले पर भी कि मीडिया भी तो इस वक्त कहीं ना कहीं कोई बायस रोल प्ले कर रहा है? जो एंकर, जिस एंकर से आपके मामलात हैं, वो एंकर आपसे वही सवाल पूछेगा कि जो आप चाहते हैं, वो आपकी खुशामद भी करेगा, आपको फुल टॉस भी देगा ताकि आप बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकें, और जो एंकर ऐसा नहीं करता वो बुरा एंकर भी है। फिर कुछ ऐसे एंकरान कराम भी हैं जो डिज़र्व नहीं करते थे, फिर भी बहुत बड़े बड़े हुकूमती इदारों के सरबराहान बने, और उसके बाद फिर आज वही बैठ करके पुरानी हुकूमतों की, क्योंकि ज़ाहिर मौजूदा हुकूमत के बारे में बोलते हुए तो ज़ुबान पे कुफ्ल पड़ जाता है, वही फिर हक़ व सदाकत की अलम बुलंद कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे? पाकिस्तान में लोगों की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी लोगों की यादाश्त बड़ी कमज़ोर हैं, और यहाँ हर चीज़ बिकती है अगर उसका कोई ख़रीदार हो। और आप सिर्फ यही बात कहते हैं, बल्कि कई हजरात, कई जो लोग हैं उस वक्त तक बनते ही नहीं हैं। क्या आप इलेक्शनों में इतने मुश्किल सवाल कर रहे हैं? जब तक अदारों के साथ, अदारों को इंक्वायरी के साथ उनके, ये बाज़ लोग तो सवालात भी किसी के दिए हुए करते हैं, लेकिन अब क्या करें, इसी माहौल में रहना है।
इसी माहौल में रहना, और पानी जो है रुका हुआ बड़ी देर तक रुका जाता है तो वो तालाब जो है वो गंदी बन जाता है। तो इसमें सियासत तो करनी पड़ती है। सब कुछ कह दिया आपने। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। नाजरीन, ये थे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह रशीद अहमद साहब। इनसे गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, आदम इत्तेफाक का शिकार है, ये आप पर मुनहसर है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।